हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, स्वागत है आपका 11 जनवरी करंट अफेयर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। आगे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते रहे हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ये प्राइम बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस स्पीड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है। कहा जा रहा है नक्सल वायलेंस जो है, यानी कि नक्सली जो हिंसा है और जो मौतें हैं, पिछले 10 सालों में उसमें कमी आई है। तो 77% की कमी देखी गई है इंसिडेंट्स में, घटनाओं में, जो कि नक्सल वायलेंस से रिलेटेड हुआ करती थी। 2010 में जो घटनाएं 2213 घटनाएं हुआ करती थी, 2021 में वो घटनाएं घटकर 509 रह गई हैं। जो उनके रिजल्टेंट डेथ्स हुई हैं, यानी कि जो उनकी परिणामी मौतें हुई हैं, अगर उनको देखें तो जो मौतें हैं वो 85% तक कम हो गई हैं। 2010 में जहां 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो हमारे सिविलियंस हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, 2021 में 147 लोग 147 लोग मारे गए हैं। और भारत सरकार की कोशिश है, अनेक जो तमाम राज्य हैं उनकी कोशिश रहेगी कि इन जो 147 की जो फिगर है, इसको भी ज़ीरो की तरफ लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मिले हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति से 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की साइडलाइंस पर। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी मेट प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम हिज एक्सेलेंसी मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी से, तो वो मिले थे इंदौर में। प्रेसिडेंट संतोखी जो हैं वो ऑफिशियल विजिट पे थे भारत के 7 से लेकर 14 जनवरी 2023 के, और वो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं वो प्रवासी भारतीय दिवस में स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट जो हैं गुआना के, जो कि एक साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, उनके प्रधान राष्ट्रपति से भी मिले हैं 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस पे। तो कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना, उनके जो हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन इंदौर। प्रेसिडेंट इरफान अली अपना में एक ऑफिशियल विजिट पे हैं 8 से 14 जनवरी 2023 के बीच में, एंड इज़ द चीफ गेस्ट एट द 17th PPD। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पे ये चीफ गेस्ट हैं। इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस रहा है 17वां, इंदौर में जो हुआ है मध्य प्रदेश में, उसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट आता है, सेंटर ने जो नई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है उसको 1 जनवरी 2023 से लॉन्च किया है, और उसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो कैबिनेट जिसको लेड किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अप्रूव किया है नई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि फ्री में अनाज दिया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना होल्डर्स को, जिनके पास वो कार्ड्स हैं, और जो प्राइमरी हाउस होल्ड्स हैं उन बेनिफिशियरीज को, जो कि 1 जनवरी 2023 से मिलेंगे। न्यू स्कीम को नेम किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्कीम हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, बेनिफिटिंग मोर देन 80 करोड़ पुअर एंड पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल, यानी कि जो सबसे गरीब या पंक्ति के अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई है। भारत के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। इफेक्टिव और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि एक प्रभावी और इसका एक समान रूप से इसका कार्यान्वयन करने के लिए, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इनको दोनों को जोड़ दिया गया है, सब्ज्यूम कर दिया गया है। 2 सब्सिडी स्कीम जो चल रही थी डिपार्टमेंट ऑफ फूड की, एक तो फूड सब्सिडी टू FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, और जो फूड सब्सिडी चल रही थी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट की, जो राज्यों के द्वारा की जाती है, तो उन सबको क्या कर दिया गया है, उन सबको मिला दिया गया है। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आती है। नेक्स्ट एक नया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाने की बात की जा रही है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD जो हो रहा था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़, यानी कि हम संरक्षण करेंगे और सस्टेनेबली सतत तरीके से इस्तेमाल करेंगे किसका, पृथ्वी पे मौजूद जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका तरीके से इस्तेमाल करेंगे। गॉट अ बूस्ट एट अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल के अंदर कनाडा में ये जो COP15 था CBD का, वो चल रहा था। When 188 of 196 मेंबर गवर्नमेंट्स एग्रीड ऑन अ न्यू फ्रेमवर्क, तो 196 देशों में से 188 देश जो हैं वो मान गए हैं, 8 देशों ने इस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। ये जो गवर्नमेंट्स हैं जिनको US सपोर्ट कर रहा था, वेटिकन सपोर्ट कर रहा था, हु आर नॉट पार्टी टू द कन्वेंशन, अडॉप्टेड द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसने 4 गोल रखे हैं 2050 तक और 23 टारगेट रखे हैं 2030 तक। ये कहा गया है टू सेव एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी, जो इस टाइम पे मौजूदा जो जैव विविधता है हम उसकी संरक्षण करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और इंश्योर करेंगे कि 30% जो डिग्रेडेड जो टेरेस्ट्रियल है यानी कि जो ज़मीन है, इनलैंड वाटर है, कोस्टल मरीन इकोसिस्टम है, वो इफेक्टिव रिस्टोरेशन के तहत आ जाए। तो नेक्स्ट आता है व्हाट डज द कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट एम टू अचीव। तो यानी कि जो कुनमिंग और मॉन्ट्रियल पैक्ट है, इसका क्या एम है कि ये क्या अचीव करना चाह रहा है। द एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड वाज पुश्ड थ्रू ऑन December 18 बाय द चाइनीज़ कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंसी, क्योंकि इस टाइम पे जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट था उसको हेड कौन कर रहा था, चाइनीज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, यानी कि चाइना हेड कर रही थी। एंड होस्ट कनाडा में हो रहा था, प्रेसिडेंट क्या चाइना था। इन द फेस ऑफ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम सम अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज इसमें कुछ ऑब्जेक्शन ला रहे थे, जैसे कि DRC यानी कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जिसको पहले ज़ायरे भी कहा जाता था, कैमरून है, युगांडा है, ये कुछ अपने रिजर्वेशंस रख रहे थे। उसने टारगेट रखा है 2030 तक कि हम प्रोटेक्ट करेंगे डिग्रेडेड एरियाज़ को, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे कंजर्वेशन के लिए, कंपनसेशन हो गया उन कंट्रीज़ के लिए जो प्रिजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, हॉल्टिंग ह्यूमन एक्टिविटी लिंक्ड टू स्पीशीज़ एक्सटेंशन, यानी कि उन इंसान के द्वारा उन गतिविधियों के ऊपर रोकथाम लगाई जाएगी जिसके वजह से जैव विविधता का नुकसान होता जा रहा है, वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। रिड्यूसिंग बाय हाफ द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, जो इन्वेजिव हैं यानी घुसपैठ जो एक एलियन स्पीशीज़ होती हैं, मान लेते हैं कोई एक ऐसा पौधा है जो भारत में पहले नहीं होता था, लेकिन वो बाहर से यूरोप में कहीं होता था, नॉर्थ अमेरिका में कहीं होता था, तो वो वहाँ से अगर भारत की धरती पे ले आया जाएगा तो प्रकृति के हिसाब से ये प्रकृति का खिलवाड़ है, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो प्रजाति आके क्या करेगी, वो प्रजाति आके भारत की जो देसी स्पीशीज़ हैं, नेटिव स्पीशीज़ है, उनको ख़त्म करती चली जाएगी और अपना प्रभुत्व जमाने लगेगी। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, कि एक स्पीशी आके दूसरे को ख़त्म करने लग जाती है, यानी कि उसका इन्वेजन वाला उसका कैरेक्टर होता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है जो नॉर्मली हम सुनते हैं, वो है लैंटेना कैमारा। तो जो लैंटेना कैमारा है, ये एक ऐसी प्रजाति है जो बाहर से आई है और भारत की धरती पे होने वाली जो स्वदेशी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, उनको ख़त्म करती जा रही है। कटिंग पॉल्यूशन टू नॉन हार्मफुल लेवल्स एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड ओशन एसिडिफिकेशन, और हम जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो भी उसका एक बुरा असर हो रहा है उसको हम कम से कम करें, और ओशन एसिडिफिकेशन, और जो हमारे महासागर हैं उनमें जो एसिड का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, उसको भी कम करने की बात कही गई है। पानी के अंदर एसिड लेवल को कम करने की बात की गई है। तो क्या रोड मैप है 2030 तक, जो जिसके लिए हमने 23 टारगेट रखे हैं, और 2050 तक जिसके लिए हमने 4 गोल रखे हैं। तो जो की एस्पेक्ट है, 4 जो गोल रखे गए हैं 2050 तक के, डील करते हैं विद मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटीग्रिटी एंड हेल्थ टू हॉल्ट एक्सटिंक्शंस, measuring and valuing ecosystem services provided by biodiversity, sharing monetary and non-monetary gains from genetic resources and digital sequencing of genetic resources, and raising resources for all countries to close the biodiversity finance gap of an estimated $700 billion. नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स, जो कि भारत के अंदर है। उन्होंने कहा है कि अब वो वहाँ से एम सैंड बनाएंगे फ्रॉम ओवरबर्डन। अब देखिए, पहली बात तो समझें कि ये ओवरबर्डन क्या होता है। मान लेते हैं
कि कोई जगह है, कोई जंगल है, उसे साफ करके वहाँ से नीचे से कोयला निकलना है। अब जहाँ पे कोयला निकलना है, ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर अगर जो पहाड़ है, आपने पहाड़ खोदा और तुरंत पहाड़ के अंदर से कोयला निकलना शुरू हो गया। पहले कोयले की खान बनाने के लिए आपको उसके ऊपर जो बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है उस सब को हटाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये पूरा पहाड़ है और यहाँ पे आपको पहले सुरंग बनानी पड़ेगी, तब जाके आप नीचे से कोयला निकाल पाएंगे। तो नीचे तक पहुँचने के लिए आपको इसके ऊपर जो ये जितना भी बना हुआ है ये सब हटाना पड़ेगा। इसी को हटाने के दौरान इसको कहा जाता है ओवरबर्डन, यानी ये आपके ऊपर एक ओवरबर्डन है कि अगर ये बर्डन ना होता तो सीधे खोदते सीधे अंदर चले जाते। अब ये बर्डन ऊपर का है तो इसको पहले हटाना पड़ेगा, तो इसी को ओवरबर्डन कहा जाता है। और अभी कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स के द्वारा कहा जा रहा है कि अब ये जो ओवरबर्डन है इसको हटा के एम सैंड बनाया जाएगा, मिनरल सैंड आप कह सकते हैं इसको। वो सैंड है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए जो रेत का इस्तेमाल किया जाता है, सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इस ओवरबर्डन से वो चीज़ें बनाई जाएंगी। एम सैंड अपने आप में कोर मटेरियल है जो कि कंस्ट्रक्शन में, सिविल वर्क्स के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। एक होपिंग 410 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ ओवरबर्डन इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड टू एक्सट्रैक्ट द कोल बिलो। अब देखिए यहाँ से कोयला निकालने के लिए इसके ऊपर जो 410 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन जो है, जो पहाड़ है, उस पूरे को हटाना पड़ेगा, तब जाकर नीचे से कोयला निकल के आ पाएगा। द मटेरियल अबव द कोल सीम, यानी कि कोल लेयर के ऊपर जो है उसी को हम ओवरबर्डन कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया अभी। ये क्वांटिटी 4 गुना है उस अमाउंट के जो अमाउंट नीचे से कोयला निकालने के लिए हमें मिलेगा। अगर इस तरह से कुछ मानिए कि कोयला अगर 20 किलो है तो ऊपर से हमें जो हटाना पड़ेगा वो करीब करीब 80 किलो हटाना पड़ेगा। पहले अगर हम 80 किलो हटाएंगे तो 20 किलो नीचे से कोयला निकल पाएगा। या कुछ इस तरह से मान लें, अगर कोयला वहाँ पे 25 किलो कोयला है तो ऊपर से हमें 100 किलो जो है पूरा जो पहाड़ है उसे काटना पड़ेगा। पहले 100 किलो सामान जो मिट्टी है, रेत है, वो सब हटाएंगे पहाड़ की, तब जाके नीचे से 25 किलो जो कोयला है वो मिल पाएगा। नेक्स्ट आता है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो चाइना में हमें मिला है, वो भारत में जुलाई में ही सीक्वेंस कर लिया गया था। तो BF.7 वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का, जिसको कहा जा रहा है कि कोविड-19 के जो केसेस में जो इतना ज़्यादा उछाल आया है चाइना में हाल ही में, वो भारत के अंदर जुलाई में ही पकड़ लिया गया था। 4 इंस्टेंसेस है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के, जिसको जीनोम सीक्वेंसिंग जिसकी की गई थी गुजरात में और उड़ीसा में, बट इट वॉज नॉट लिंक्ड टू इंक्रीज्ड सीवियरिटी और इन्फेक्शियसनेस इन द 2 स्टेट्स। लेकिन इससे ये नहीं माना जा रहा कि इसके वजह से जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है। इन सब चीज़ों के ऊपर अभी कुछ रोशनी नहीं पड़ पाई है। बस इतना कह सकते हैं कि हाँ, जो वेरिएंट अब चाइना में आया है वो भारत में जुलाई में देखा जा चुका है। नेक्स्ट आता है बंगाल का एक गांव है, वो मेटल की चमक में लश्कर हो रहा है, यानी कि उनका कहना ये है कि वहाँ पे बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में एक आर्ट है जिसको बोलते हैं हम डोकरा आर्ट। तो वो जो डोकरा आर्ट है वो वहाँ पे बंगाल के अंदर होती है, GI टैग भी उसको मिला हुआ है। और जो डोकला आर्ट है वो मेटल से बनाई जाती है, धातु से बनाई जाती है। तो लाल बाज़ार जो है झारखंड के बॉर्डर पे, वो डोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए फेमस है, क्योंकि एक आर्टिस्ट थे कोलकाता से जो उन्होंने उस जगह को अपना घर बनाया है पिछले 4 सालों से, और वहाँ पे वो डोकरा आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। 2 प्लेसेस हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जिसमें जो डोकरा वर्क के लिए फेमस है। एक तो है बिकना बंकुरा में और एक है दरियापुर बर्धमान में। डोकरा अपना में एक एंशियंट ट्रेडिशन है। इसकी जो हिस्ट्री अगर हम देखें तो पिछले 5000 साल से पुरानी जाती है। डोकरा को बनाना अपना में एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसमें धातु से हम अलग अलग फिगर्स बनाते हैं, देवी की फिगर्स बनाते हैं, कुछ पशुओं की फिगर्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके से फिगर्स बनती हैं। देयर आर मैनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व, कई सारे प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 7 से 8 वैरायटी की जो क्ले है, चिकनी मिट्टी है, वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। What works in the favor is that raw material including the metal are easily available in लाल बाज़ार। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाल बाज़ार का जो एरिया है वहाँ पे इजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो कश्मीर में जो वहाँ पे लोग हैं वो फेरन पहन के सेलिब्रेट कर रहे हैं। फेरन एक ट्रेडिशनल ड्रेस है सर्दियों की, जो कि कश्मीरीज पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे 40 दिन का चिलई कलन, यानी कि जो बहुत ठंडा टाइम होता है, फ्रीजिंग कोल्ड होता है कश्मीर में, उसको वे लोग चिलई कलन बोलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द 40-day हार्शेस्ट स्पेल ऑफ विंटर लोकली कॉल्ड चिलई कलन, जिसको क्या कहा जाता है वहाँ पे लोकल में चिलई कलन बोला जाता है, जहाँ पे एक फेरन पहना जाता है। ये एक कपड़ा होता है
टू पॉपुलराइज द लूज एंड लॉन्ग वूलन गाउन। ये बहुत ही ढीला ढाला सा होता है जिससे कि ठंड बच जाए, और इसके अंदर वो एक छोटी सी जो आप कह सकते हैं हीट करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए एक भट्टी सी भी रखते हैं। वॉन्ट टू फाइट द बाइटिंग कोल्ड एज द मिनिमम टेम्परेचर होवर्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि -5.5, -6, -10 ऐसे टेम्परेचर वहाँ पे जाता रहता है। वॉन्ट फॉर सेंचुरीज इन द कश्मीर वैली, कई सदियों से उसको पहनते आ रहे हैं। एक गारमेंट जो है इसके अंदर एक कांगड़ी भी रखा जाता है। कांगड़ी अपना में एक फायर पॉट है, अंगीठी के रूप में है ये, जिससे कि बॉडी को गर्म रखा जा सके। एक कोल्ड वेव ग्रिप्ड द वैली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चिलाईकलन। अकॉर्डिंग टू IMD के अकॉर्डिंग देखें तो श्रीनगर के अंदर कश्मीर में -4.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम के अंदर -6.2 डिग्री है। गुलमर्ग में -4.6 डिग्री है। और एक बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव वहाँ पे चल रही है, और अभी तक स्नोफॉल वहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन अब कश्मीर में स्नोफॉल भी हो गई है। नेक्स्ट आता है पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका एक म्यूजियम बनाया गया है केरला के अंदर। तो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम विद मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, यानी कि एक आधुनिक जो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी है उसके तहत इसको बनाया गया है एट द रेनोवेटेड सेंट्रल आर्काइव्स फोर्ट। तो इसको सेटअप किया है केरला के आर्काइव डिपार्टमेंट ने, यानी कि अभिलेखागार विभाग द्वारा इसको बनाया गया है। 3 करोड़ का म्यूजियम है। हैज़ 8 थीम बेस्ड गैलरीज, 8 जो है थीम बेस्ड गैलरीज हैं यहाँ पे सिलेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या मतलब होता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जो चीज़ें हाथ से लिखी गई हैं पुराने समय में, उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। तो एज मैनी एज 187 ओल्ड एंड रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टोर्ड एट सेंट्रल आर्काइव्स and the department's regional offices in Ernakulam and Kozhikode will be housed in the 6,000 square feet museum arranged by the state government's nodal agency for museums, Kerala Museum उसको कहा जा रहा है। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं जो कि वेदजूथु, अब देखिए क्या नाम है ये, कोलेजूथु और मलयानमा और एंशियंट तमिल और मलयालम जो लोग हैं वो विजिटर्स आएंगे वहाँ पे थ्रू सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है केरला की, उसके तहत उसको दिखाया गया। इसको एक बार आप रीड कर लेना इस इन चीज़ों को कि किस किस चीज़ के ऊपर है ये। अगर कोई नाम गलती से आपके एग्जाम में फंस जाइए कि नाम किस चीज़ से रिलेटेड करते हैं तो ये अपने आप में एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं। फिर 11 से 17 जनवरी 2023 के बीच में रोड सेफ्टी वीक चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड के द्वारा, और स्वच्छता पखवाड़ा भी इसको कहा जा रहा है कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत इसको चलाया गया है। एग्रीप्रेन्योर्स के बारे में बात करें, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो अब जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसा कुछ बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं उनको एग्रीप्रेन्योर्स कह दिया गया है। तो एग्री क्लिनिक्स हैं, एग्री बिजनेस है, ये एक मेगा फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार की जो कि देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है नाबार्ड के साथ मिलकर 2002 से। इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि ऐसा यूथ, ऐसा युवा जिसके पास इस टाइम पे काम रोजगार नहीं है, उसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीप्रेन्योर्स में कन्वर्ट कर दें थ्रू अ 45 डे फ्री रेसिडेंशियल ट्रेनिंग। तो उसको एक 45 दिन की फ्री रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाएगी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद अ प्रोविजन फॉर अवेलिंग लोन एंड सब्सिडी फ्रॉम द बैंक्स। तो AC एंड ABC स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेज, हैदराबाद के द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। डिफरेंट अलग अलग राज्यों में जिसका नेटवर्क है 136 नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का। नेक्स्ट आता है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना यह है कि 3 लोग जो हैं वो समुद्र के नीचे जाएंगे 6000 मीटर पे, 6000 मीटर नीचे समुद्र के अंदर जाएंगे, क्या करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो एज अ पार्ट ऑफ समुद्रयान मिशन, जिस तरह से भारत एक गगनयान मिशन चला रहा है जिसमें हमें अंतरिक्ष में पहली बार भारत की तरफ से लोगों को भेजना है, जिस तरह से गगनयान मिशन है उसी तरह से भारत एक समुद्रयान मिशन के तहत भी बढ़ रहा है आगे। तो एज अ पार्ट ऑफ समुद्रयान मिशन अंडरटेकन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंडिया का एम है कि 3 लोगों को 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा समुद्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेफर किया था डीप सी मिशन अपने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में, 2021 का स्पीच हो चाहे 2022 की स्पीच हो, दोनों में उन्होंने इस बारे में कहा है। एक व्हीकल है जिसका नाम मत्स्य रखा गया है, मत्स्य मतलब मछली होता है, तो मत्स्य व्हीकल का नाम रखा गया है। वो 3 लोगों को लेके जाएगा 6000 मीटर की गहराई पे, और वहाँ पे वो डीप सी रिसोर्सेज यानी कि गहरे समुद्र में जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। मत्स्य 6000 अपने आप में डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं, देख लेते हैं। नेशनल साइंस डे जो 2023 है उसकी जो थीम रखी गई है, उसकी थीम रखी गई है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी। सूरीनाम जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है 150 साल ऑफ अराइवल ऑफ इंडियंस इन जून 2023। फिर प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज कर रहे हैं एफर्ट्स ऑफ नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म एट कर्तव्य पथ। जो पहले जनपथ हुआ करता था उसको कर्तव्य पथ में कन्वर्ट कर दिया गया, जनपथ नहीं राजपथ जो हुआ करता था। पीएम टू इनॉग्रेट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन हुबाली कर्नाटक ऑन 12 जनवरी। तो 12 जनवरी यानी कि नेशनल यूथ डे पे 26वां जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है उसको हुबाली कर्नाटक में इनॉग्रेट किया गया है। इस फेस्टिवल का थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। फिर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने मीटिंग हेल्ड की है 10 जनवरी 2023 को, क्योंकि उन्होंने जोशीमठ चमोली के अंदर जो सिचुएशन है उसको देख रहे हैं। जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर रहती है, जो इस टाइम पे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा हैं। तो उन्होंने जोशीमठ में क्या चल रहा है उसके बारे में उन्होंने तलब किया है। फिर स्टार्ट होता है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी के बीच में, और 14वां एडिशन है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। इसको मुंबई में किया गया है 16 से 28 फरवरी 2023 के बीच में ये किया जाएगा, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। कहाँ पे? मुंबई में। जो थीम है इसकी वो क्या है? वो है विजन 2030। स्पाइसिस का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स प्रोड्यूसिंग स्पाइसेस। तो मसाले पैदा करने वाला महाराष्ट्र अपना में एक बहुत ही अग्रिम राज्य है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है हल्दी का भारत के अंदर। महाराष्ट्र प्रोड्यूसेस 2 GI टैग टर्मरिक वेराइटीज़, 2 जिनको GI टैग में मिल चुका है हल्दी की वेराइटीज़ को वो महाराष्ट्र उगाता है, और एक GI टैग्ड जो मिर्ची की वेराइटी है उसको भी महाराष्ट्र उगाता है। कोस्टल एरियाज जो है महाराष्ट्र के वो GI टैग्ड जो कोकुम है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी फेमस हैं। ये एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग हब है किसका? मसालों का। सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च हुआ है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का, उड़ीसा कोस्ट से इसको भेजा गया है। रामदेव रे बेटा जो है ये कर्नाटका में कहा जा रहा है, जिस तरह से नॉर्थ में अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, इस जगह को कर्नाटका में कहा जा रहा है कि अयोध्या ऑफ साउथ के नाम से इसको फेमस किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ रहा है पीएम ने एक्सटेंड किया है बेस्ट विशेस टू ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम्स ऑन कमेंसमेंट और 2023 हॉकी वर्ल्ड कप इन उड़ीसा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये कहाँ हो रहा है? ये उड़ीसा भारत में हो रहा है। फिर RRR जो सॉन्ग है उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। RRR का जो एक सॉन्ग है नाटू नाटू, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। फिर कहा गया है कैबिनेट के द्वारा कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, यानी कि नेशनल सेंटर जो हुआ करता था पहले उसका नाम के आगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी जोड़ दिया गया है। और उन्होंने डॉक्टर जो श्री सर्बानंदा सोनोवाल हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, कहाँ पे? अगरतला त्रिपुरा में। और 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? हुबाली कर्नाटका के अंदर ये इनॉग्रेट हुआ है। तो गाइस इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट है, फीडबैक, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर से ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।